नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें 46 से लेके 70 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 45 तक कंप्लीट कर चुके हैं और उसको भी जरूर देख लें। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, डेली 25 क्वेश्चन रहेंगे, या तो 20 रहेंगे या 25। इससे कम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तो साथ साथ इसको कवर करते चलो। और जो भी बेस्ट क्वेश्चन है आपके नवंबर 2023 तक अलग अलग एग्जामों में जो पूछे गए थे, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहां से उसको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ज्वाइन करके उसको प्रिंट आउट करवा लें, उसको सोल्यूशन करें और वीडियो देखते चलें। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट या तो अमान्य या नोटा में पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर पंजीकृत हमने माना टोटल 100 रहे होंगे, 5% वोट नहीं डाला, यानी कि 95% लोगों ने वोट डाला होगा। बिल्कुल। 10% वोट या तो अमान्य हो गए या तो नोटा में चले गए, यानी कि 95 का 90% लोगों ने वोट डाला, क्योंकि 10% तो बेकार हो गए थे, तो उनको हमने हटा दिया। अब यहाँ पर ये टोटल जो भी वोट है, इनको हमने मान लिया कि 100%। तो कह रहा है कि जो भी हुआ ना, जीतने वाले के पक्ष में 60% वोट पड़े, यानी कि 60 पड़े होंगे एक के पक्ष में, तो दूसरे वाले के 40। ठीक है, इसमें हारा जीती कितने से हुई? 20% से हुई। यानी कि जो भी हमने 100% अब माना है, इसका कितना 20% बराबर दिया गया था 17,271। हमको पंजीकृत मतदाताओं की संख्या यानी कि 100 बराबर निकालना था। तो अगर हम यहाँ से 100 बराबर निकालेंगे तो 17,271 बटे में हो गया क्या 20, बटे में 90, गुणे में 95 और ऊपर पहुंच जाएगा 100 इंटू में 100। ठीक है, ये आ गया 200, लेकिन ये वाला भी तो 100 एक आ जाएगा, यानी कि इंटू में 100 हमको और करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल बनेगा। अब इसमें क्या बचा? कैलकुलेशन। तो 20 पंजे 100 हो गया, इधर करेंगे तो 19 पंजे 95 हो गया, ये जीरो एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, 8 बच गया, 9 ने 81 एक बच गया, फिर 9 एकम 9 हो गया, 9 ने 81 हो गया, यानी कि 19 19 3 जीरो आ जाएंगे, बटे में 19 आ जाएगा, 19 एकम 19, यानी कि 101 और 000 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद संतरों का 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरे को 90% एक तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हैं। फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे? अब इसको चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, या तो आप बेसिक से बिल्कुल बना सकते हो। देखो, उसके पास एक्स संतरे थे, उसने क्या किया 45% और एक संतरा बेचता है, यानी कि 45% उसने संतरे बेच दिए, तो बचे कितने उसके पास? भाई 55% बचे, और जो बचे इसमें से उसने 2 संतरे और दे दिए, यानी कि -2 कर देंगे, एक दिया था, सॉरी पहली लाइन पर एक संतरा दिया, तो उसके पास अब इतने बचे। अब जो बचे हुए हैं टोटल, इसमें से 20% दे देता है, यानी कि 80% बचे, और इसमें से 2 संतरे और दे देता है। अब जो भी बचे हुए हैं ये हमारे टोटल रिमेनिंग निकल के आ रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं उसी पर, क्योंकि हमको बाद में बचे हुए ही दिए थे। फिर वह क्या करता है 90% एक तीसरे ग्राहक को बेच देता है, यानी कि उसके पास बचे कितने? 10% बचे। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि नंबर में कितने दे रहा है, नंबर में नहीं, केवल 90% बेचता है। उसके पास कितने बचे हैं? 5 संतरे बचे, यानी कि 0 से 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर में क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 2 इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का 2, यानी कि x का 55 बटे में 100 माइनस का 1 हो गया, इंटू में क्या हो गया 80, यानी कि 0 से 0 काटेंगे तो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, ये हो गया, यानी कि बराबर में ये क्या हो गया 52 हो गया। x इंटू में 55 बटे में 100 बराबर में हो गया 52 बटे में 4 इंटू में 5 और प्लस का 1 हो गया। 13 चौकू 52 हो गया, 13 पंजे 65 हो गया, 65 और 1 66, x बराबर में 66 इंटू में 100 बटे में क्या हो गया 55 हो गया, 11 पन्ना 55 हो गया, 11 छक्का 66, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 120 हमारे पास रहे होंगे। अगला सवाल, केले की कीमत में 20% की कमी के कारण ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन कीमत में हुई कमी ज्ञात कीजिए। देखो, 20% की कमी हुई तो वो 6 खरीद
अधिक खरीद सकता था। हमने मान लिया कि अगर 100% कमी हो जाती तो वो 30 केले ज्यादा से ज्यादा खरीद पाता, इससे ज्यादा वो केले नहीं खरीद पाता। अब वो कह रहा था कमी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो अब प्रेजेंट में वो 30 केले खरीद पा रहा है, अगर इसको दर्जन में बनाएंगे तो 30/12 करना पड़ेगा। ये दर्जन में बन गए, मूल्य क्या था 80/30, गुणे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट के आ गया। अगर वो पिछला पूछता यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, तो हमने 30 निकाले, यानी कि पहले 6 कम मिल रहे होंगे, यानी कि 24 हो जाते, तो हमें 80/24। अगर दर्जन में बनाते तो हमें 12 से 24 में भाग करना पड़ता है, लेकिन ये प्रत्येक केले का मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। दादी का वजन उनके पति से इतने केजी कम है, जिनका भार 81 केजी है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है तो अंकिता के भाई का भार कितना होगा। अब इसमें एग्जैक्ट किसका दिया, 81 केजी दिया। दादी के वजन उनके पति से इतना कम है, जिनका भार यानी कि उनके पति का वजन हमें एग्जैक्ट 81 दिया था, और दादी का वजन फिर कितना हो गया 81 माइनस का 26 हो गया, तो 11 से 6 गया तो 5 हो गया, 7 से 2 गया 5 हो गया, ये दादी का वजन आ गया। कह रहा था अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है, यानी कि अगर हम अंकिता का लिखें तो 20% कम है, यानी कि 55 का 20% कम कर देंगे 80% बचा, तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, यानी कि ये कितना आ गया 44 आ गया। अब कह रहा था कि भाई अंकिता से 8 केजी भारी है, यानी कि उसके भाई का भार निकालना था, तो 44 प्लस का 8, यानी कि आंसर आ गया हमारा 52। अगला सवाल। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को इतने रुपए में 6 केजी अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति केजी घटी हुई कीमत कितनी है, यानी कि प्रेजेंट की पूछ रहा है। इस टाइप का सवाल कर चुके हैं अभी। 15% की वजह से 6, हम कह रहे हैं टोटल हो गया, यानी कि 100% छूट पर चीज मिल रही, तो वो अधिकतम कितना खरीद सकता था, इतना खरीद सकता था, यानी कि केजी में। तो इसको या तो सिंप्लीफाई कर लो, या तो आप डायरेक्ट भाग कर लो। कितने में करना था 27 20 में 6/15, 15 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 100 नीचे आ जाएगा, तो 0 से ये 0 चला गया, इधर करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, बचेगा 3 जो कि कटना नहीं है, तो 5 दूनी 15, 5 दूनी 10 कर देंगे, इधर 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 4 से काट लेते हैं तो ये तो क्या बन गया इंटू कर देंगे, ये 4 बन गया। 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाएगा, और 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, यानी कि 68 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर वो पुराना वाला पूछता तो हमें क्या करना पड़ता, 6/15 इंटू में 100। पहले तो देखो अब 6 अधिक मिलने लगा, पहले 6 कम मिलता होता, तो इससे हम क्या करते 27 20 में भाग कर देते, तब हमारा पुराना वाला यानी कि स्टार्टिंग का मूल्य आ जाता। अगला सवाल। अब देखो इसको, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई और बाद में 50% की कमी हुई, उसे कितने परसेंट की हानि या लाभ हुई। कभी भी आपको ये दोनों नंबर सेम मिल जाए और एक में वृद्धि और एक में कमी, तो हमेशा लॉस होगा, और जो भी रेट दी जाएगी उसका स्क्वायर बटे में 100 हमारा आंसर होता है, यानी कि 50 गुणे में 50 बटे में क्या हो गया 100 हो गया, यानी कि 25% का क्या होगा लॉस होगा। तो हमारे पास गेन नहीं होगा, लॉस होगा कितना 25%। अब ये डायरेक्ट कुछ नहीं अलग से नहीं है, केवल फार्मूला है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100 होता है। तो देखो 50 की वृद्धि 50 का लॉस, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 गुणे में 50 बटे में 100 हो गया, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया, यही वाला डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। अगला सवाल। कमल अपनी मासिक आय का X% बचाता है, जब उसके मासिक व्यय में 20% और मासिक आय में 26% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है। X का मूल्य क्या होगा। देखो X% बचाता है, जैसे अगर मान लो 100 है और वो X% बचा दे रहा है, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर कितना रहा है 100 माइनस का X रहा। यहाँ पर क्या हो गया, ये सेविंग हो गई, ये हमारी इनकम हो गई। अब कह रहा था व्यय में 20% की वृद्धि, ठीक है व्यय में हो गया, और आय में 26% की वृद्धि हो गई, और बचत में 60% की वृद्धि हो गई। इनका गुणा करेंगे तो ये 2600 हो गया, इधर करेंगे तो 60x हो गया, इधर करेंगे तो 2000 माइनस का 20x हो गया, इसको प्लस करके इसके बराबर कर देंगे। बस इसी को हमने यही तरीका लगाया है, जितने भी सवाल इस टाइप के आए हैं तो इसी पर आपको भी काम करना है। अब 2000 इधर लेके आ जाएंगे तो 600 हो गया, और इधर हो गया 40x हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या आ गया 15%, बस आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगला सवाल।
ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग इतना है तो 2c माइनस का 4b प्लस ए का मान क्या होगा। अब हमारे पास तीन है, ए बी और सी है। बी सी का 65% है, 65% हो गया भाई। ए बी का 120% है, यानी कि 120% लिख लिया हमने। तीनों के हमें रेशियो पता लग गए। बिल्कुल, ये 0 से 0 काट दो, इधर करेंगे तो ये 13 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 छक्के 12, यानी कि इधर 78, 65 और ये 100 हो गया। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, या तो ऐसा करो, ठीक है, पहले तो जोड़ना ही पड़ेगा। 8 5 13 की 3, हासिल लगा 1 हो गया, 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1, 243। इसका मान हमको दिया गया था 121:1/2। अब एक चीज बताओ, हमसे पूछा गया है कि 2c माइनस का 4b प्लस का a, तो 2 इंटू में c का मान 100 हो गया, माइनस में 4 इंटू में 65 हो गया, प्लस में 78 हो गया, तो इधर 200 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 और 2 26 हो गया, प्लस में 78 हो गया। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 60 आ जाएगा, प्लस का 78 आ जाएगा। इनका डिफरेंस 8 और 7 से 6 गया 1, यानी कि 18 का मान हमको निकालना था। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया, बटे में 2 आ गया। यानी कि अगर 1 बराबर लिखेंगे तो 1 बटे में 2 आ जाएगा। हमें निकालना था 18 बराबर, तो 1 बटे में 2 गुणे में 18, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा। अगला सवाल कह रहा है, एक आदमी ने 10 भौतिकी की किताबों और कुछ रसायन शास्त्र की किताबें मंगवाई। एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिकी की किताब की कीमत से दोगुनी है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबों के नंबर आपस में बदल दिया, जिससे बिल में 12.5% की कमी आई। भौतिक विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का मूल क्रम में रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या से अनुपात है। देखो, इस सवाल में कुछ नहीं, आप बेसिक पकड़ो। पहले फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, 10 हो गया, केमिस्ट्री की x मान ली। अब कह रहा था दोगुनी कीमत है, किसकी भाई, भौतिक की किताब की कीमत से, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 रुपए की है। लेकिन एक्चुअल बिल बनाते समय उसने क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर चेंज कर दिए, यानी कि क्वांटिटी के, यानी कि फिजिक्स को x ले लिया, केमिस्ट्री को 10, रेट वही रखा। यानी कि यहां से अगर हम टोटल देखते तो 10 प्लस का 2x टोटल प्राइस बना, और अगर यहां से देखते तो x प्लस का 20 टोटल प्राइस बना। लेकिन कम कितना हो गया, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या हो गया, 1/8, यानी कि 8 से 1 कम हुआ तो बचा कितना, 7/8, यानी कि इसका 7/8 ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 70 हो गया, प्लस का 14x हो गया, बराबर में 8x हो गया, प्लस में 160 हो गया, यानी कि 6x बराबर 90 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 15, यानी कि केमिस्ट्री की बुक कितनी रही होगी, 15। तो 10:15, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 आंसर। अगला सवाल, एक संख्या a का 11/5 एक संख्या b का 22% है। संख्या b एक तीसरी संख्या के 2.5% के बराबर है। c, यदि संख्या c का मान 5500 है तो a का 40% और 20% का योग है b का है। क्या मतलब हुआ भाई, इंग्लिश में एक बार देखते हैं, हिंदी में तो थोड़ा सा अटपटा लिखा है। 11/5 ऑफ a number a is 22% of a number v. The number v is equal to 2.5% of a third number c. If the value of number c is 5500, then the sum of 40% of a and 20% of v. देखो, a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है, बहुत बढ़िया बात है। फिर कह रहा था संख्या b एक तीसरी संख्या 2.5% के बराबर है, जो कौन सी है, c है, यानी कि b बराबर c के 2.5% के बराबर है। तो एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, यानी कि b अपॉन में c हो गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100। यहां से लिखेंगे तो a अपॉन में b कितना हो जाएगा, 11 दूनी में 22 हो गया, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 1/10 आ गया यहां से। यानी कि b दोनों जगह सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में एक जीरो हम बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से हो गया। तो a b और c, b कितना आ गया, 10 आ गया, a कितना हो गया, 1 हो गया, c कितना हो गया, 400 हो गया। कह रहा था a का 40% और b पहले तो c का मान दिया गया था, ठीक है, चलो उसको बाद में कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, और b का 20%, यानी कि 10 का 20%। तो यहां से क्या करेंगे, 20, ये 200 हो गया, 240 बटे में 100,
यानी कि 0 से 0, यानी कि इसका मान हमें निकालना था। यानी कि कहने का मतलब है 400 बराबर में दिया था 5500, हमें निकालना था 24/10 का मान। यानी कि 4 छंग 24 हो गया, 2 जीरो चला गया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, वरुण ने अपनी पत्नी को 60% धन दिया, उसने अपने 3 बच्चों में से प्रत्येक को शेष राशि का 20% भी दिया। अब बची हुई राशि का 3/5वां हिस्सा विविध मदों पर खर्च किया और शेष 9600 रुपए बैंक में जमा किए गए। वरुण के पास शुरू में कितने पैसे थे? अब हमने मान लिया शुरू में x थे, 60% धन दे दिया तो बचा कितना? 40%। अब उसने प्रत्येक को 20% दिए, यानी कि 3 बच्चे थे तो 3 गुणे में 20 यानी कि 60% दे दिया। यहाँ पर बचा कितना है? 40% बचा है। अब क्या हुआ बाद में? 3/5वां हिस्सा, यानी कि पूरे 5 में से 3 भाग खर्च कर दिया तो बचा कितना? 2/5वां हिस्सा, तो 2/5। ये क्या आ गया? टोटल रिमेनिंग हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 9600 था। 4 चौकू 16, 16 छक्का 96, 2 तिया 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, जिसमें 15 लिखा हुआ ऑप्शन में, यही आंसर। अगला सवाल, सुरेखा ने अपने मासिक आय का 24% किराने के सामान पर, इसका 16% किराए पर और शेष का 55% बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च करती है। यदि वह एक महीने में इतने रुपए बचाती है तो वह किराए पर कितना खर्च करती है? यहाँ पर केवल ये करेक्शन कर लेना, ये होगा 5940, जो कि क्या था? इंग्लिश में सही था। यानी कि अगर हम टोटल x मानते हैं तो 24% प्लस का 16%, यानी कि 40% उसने खर्च कर लिया, तो बचा कितना है? 60% बचा है। 55 बाद में खर्च कर लिया, बचा कितना? 45 बचा। इसी का तो मान दिया गया था 5940। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया, इधर करेंगे तो 6 में 54, 6 में 54 हो गया, इधर करेंगे तो 5 में 45, 5 दूनी 10 हो गया, इधर 11 हो गया, 11 दूनी 22 कर देंगे हम। हमसे पूछा गया था 11 दूनी 22 किया तो 0 कितने आ जाएंगे? 1 और 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो आ गया x बराबर। हमसे पूछा गया है किराए पर कितना खर्च हुआ, यानी कि इसका निकालना था क्या? 16%। तो 16 दूनी 32 हो गया और 16 दूनी 32 और 3 35 हो गया, यानी कि 3 5 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अच्छा 1 0 ये बचा था ना, इसको और लगा दो। अगला सवाल, एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से इतने % अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में इतने रुपए की वृद्धि होती है, प्रारंभिक व्यय क्या हो? देखो सिंपल सी बात है, इसका मतलब हो गया 2/3। यहाँ पर लिखो क्या? सेविंग, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, ये इनकम हो गई। ठीक है, अब मासिक बचत से इतना अधिक है, यानी कि मासिक बचत अगर 3 मान लें तो इससे 2/3 अधिक करेंगे तो ये 5 हो गया, टोटल इनकम 8 हो गई। अब आगे वृद्धि करनी पड़ेगी तो हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं? सब में हम 0 बढ़ा लेते हैं, यानी कि 300, 500, 800 हो गया। इनकम में 44% की वृद्धि, यानी कि 144/100 कर लें, 0 से 0, 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 और 3 35 हो गया, 8 एकम 8 और 3 11 हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर 60% व्यय में हो गई, यानी कि इसमें अगर 160% करेंगे तो 16 पंजे 80, यानी कि 800 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर न्यू लिखे, न्यू सेविंग लिखे तो वो कितनी आ जाएगी? न्यू सेविंग ये आ जाएगी 2 5 3 352, ये हमारे हिसाब से आई। यानी कि अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना आया भाई? तो वो हमारे हिसाब से आया 52। क्वेश्चन में क्या दिया गया था भाई? 1040। प्रारंभिक व्यय निकालना था, यानी कि 500 का मान निकालना था। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 20 गुना, इसका भी 20 गुना कर देंगे, यानी कि 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए अपनी आय का 35% बचाता है। यदि उसकी आय में इतने की वृद्धि और उसके व्यय में इतने की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी होती है, ये हमें निकालना था। देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग लिखो और इनकम लिखो। इस टाइप के 2-3 सवाल हो चुके हैं, अब तो आपको समझ में आना चाहिए। आय का 35% बचाता है, यानी कि आय अगर 100 है तो 35 बचाता है, खर्च कितना करता है? 65 करता है। आय में इतने की वृद्धि हो गई, यानी कि 20.1 की हो गई। व्यय में 20% की हो गई, यानी कि 20%। हमें इसका निकालना था, तो गुणा कर देंगे, 65 दूनी 130 होता है और 35x हो गया, और प्लस में कर देंगे तो 2010 आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, क्योंकि इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर को ऐड करने के बाद बनती है ना, तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो 35x बराबर में इधर चला जाएगा 1300, यानी कि 0 हो गया, 1 हो गया, 10 से 3 गया तो 7 हो गया। तो x बराबर में करेंगे तो 710/35 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 से तो होगा नहीं, यानी कि 5 से कर लो, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5
2 बच गया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, यानी कि 2/7% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है 20.3% का इंक्रीज। अगला सवाल, एक व्यक्ति का मासिक वेतन इतने रुपए था, वह 3 लीड पर खर्च करता है, व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च पी, कर टी और शिक्षा ऋण ई, बाकी उसकी बचत थी। पी आय का 50% था, ई पी का 20% और टी ई का 15%। जब उसका वेतन 30% बढ़ा तो उसने पी का परसेंटेज स्तर बनाए रखा, लेकिन ई पी का 30% हो गया और टी बन गया ई का 20%। दोनों वस्तुओं का योग कितना होगा? देखो, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो उसका देखो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो गया, ई क्या कह रहा था, पूरी आय का 50% था, पहली लाइन में 50 हो गया। अब यहाँ पर रहा होगा क्या, दूसरी कंडीशन में पी फिर टी रहा होगा। हम क्या करते हैं, हम 50 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, 1 प्लस का। अब ई पी का 20% मतलब 1/5 हो गया, प्लस का 1/5 हो गया, टी ई का 15% था, यानी कि 5 3 15, 5 दूनी 10। नीचे क्या बन गया, यहाँ पर 100 बन गया, यानी कि इसमें 20 का गुणा, तो यहाँ पर भी 100 बन गया। इसमें कर देंगे 100, इधर भी हो गया 100। ठीक है, यहां तक समझ गए बात को, यानी कि 50/100 हो गया, इधर कर देंगे 100 प्लस का 20 प्लस का 3 हो गया, यानी कि 123 हो गया, यानी कि 1/2 गुणे में 123 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। ये क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर सेविंग लिखे पहली कंडीशन में 100 टोटल हमारी आय थी, उसमें से 61.5 खर्च कर दिया, तो 100 से अगर हम 62 घटाएंगे तो 68.5 हमारा टोटल, ये क्या आ गई, ये पहली कंडीशन में सेविंग आ गई। दूसरी कंडीशन में भाई 130 हो गया, ई अगर लिखेंगे तो 50%, क्योंकि कह रहा था पी का स्तर बनाए रखा, यानी कि पी जो ई का पहली कंडीशन में 50% था वो इस समय भी है, तो वो 65 हो गया। अब यहां से भी हम 65 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस का, फिर क्या कह रहा था, ई पी का 30% है। अच्छा, यहाँ पर P लिखा होगा, पहले P फिर E हो गया फिर T होगा, चलो ठीक है कोई नहीं, इतना तो चलता है। तो P हो गया, E हो गया और इधर T हो गया, तो 1 हो गया। E का मतलब क्या हो गया, E P का 30% है, यानी कि 30% मतलब 3/10 हो गया। दूसरी कंडीशन में 3/10 लिखेंगे, लेकिन कितना परसेंटेज था, 20%। 20% मतलब 1/5 हो गया, तो 50 बन गया। यहाँ पर, यहाँ 5 को गुणा, यहाँ पर भी 5 का गुणा, यहाँ 50 हो गया, यहाँ पर भी 50 हो गया, यानी कि 65/50 और फिर ब्रैकेट 50 प्लस का 15 प्लस का 3 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 13 बटे में, क्योंकि 5 से काट रहे हैं हम, बटे में 10 गुणे में हो गया 63, यानी कि सॉरी 68, 13 8 104, 13 6 78, यानी कि 88.4। ये क्या आ गया, ये एक्सपेंडिचर दूसरी कंडीशन में। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना था, हमें डायरेक्ट इसका मान लिखना था, यानी कि सेविंग। तो 130 माइनस का 88.4, तो 10 से 4 गया तो 6 बच गया, 9 से 8 गया 1 बच गया, और यहाँ पर 12 से 8 गया 4, यानी कि 41.6। ये क्या आ गई, सेविंग हमारी दूसरी कंडीशन में आ गई। समझ में आ गई। हमें 100 का मान दिया गया था 16, 1 2 3 4, हमें निकालना था दोनों का सम, यानी कि 41.6 और 38.5। 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 3 8 हो गया, यानी कि 80.1। तो यहाँ पर 80.1 करेंगे, 2 0 यहाँ से चले गए, 1 पॉइंट यहाँ से चला गया। अब गुणा कर लेते हैं, तो 16 एकम 16 हो गया, 16 8 128 हो गया, यानी कि 128 और 1 0 आ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेकेंड नंबर। अब ये चीज देखो, पहले पार्ट में अगर आप अच्छे से देखोगे बिल्कुल समझा रखा है। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो देखो, हम पहले में थोड़ी हिंट देते हैं। यहाँ पर हमने 50 लिखा है, ठीक है, P 50 था। अब E था जो P का कितना परसेंट बोला था, P आय का 50%, E P का 20%। देखो 20% बोला तो 1/5 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 50 का 1/5, T कितना था E का, भाई T E का 15%, यानी कि 15/100 हो गया। अब इसी चीज से ये डायरेक्ट मैंने लिख लिया, लेकिन कब लिख पाया, जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी थी। प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आपको टाइम और ज्यादा लगेगा। तो ये 2-3 सवाल हैं इस टाइप के, तो 2 तो हो चुके हैं, तो इन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है तो कैलकुलेटिव वगैरह तो मिलेंगे ही। अब ऐसा तो है नहीं कि इजी इजी सब मिलेंगे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को अपने चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए कि उसका व्यय समान रहे। भाई देखो, दोनों डिपेंडेंट होते हैं, कीमत और क्वांटिटी हमेशा।
तो क्या करते हैं 100 से 128 पे पहुंचा, लेकिन अब उसको सेम रखना है तो यहाँ से इसी पर जाएंगे, यानी कि 28 की कमी करनी पड़ेगी, किससे 128 से गुणे में 100 कर देंगे। नहीं समझ में आया तो देखो ये प्राइस हो गया 128। यहाँ से क्या कर देते हैं उसकी क्वांटिटी या तो खपत की बात कर लेते हैं कंजप्शन की, ठीक है। तो 128 से ये 100 हो गया। यहाँ पर जो भी प्राइस आएगा, यहाँ पर जो भी प्राइस आएगा सेम होगा, तो वही चीज पूछा कितना कम करना पड़ा, 28 किससे 128 से। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है आप कितना लंबा करना चाहते हैं सवाल को। तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तियां 12, 4 दूनी 8 हो गया। इधर 25 करेंगे, इधर 8 आ जाएगा, तो 25 सत्ते 175 बटे में 8 हो गया। इधर करेंगे 8 दूनी 16, 1 बचा, फिर 8 एकम 8, 7 बच गया, यानी कि 21 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, दो पार्टियां ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है और इस प्रकार वह 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या है। देखो दो पार्टी ए और बी के बीच चुनाव हुआ, ए को डाले गए कुल मतों का 37%, यानी कि 37% एक को प्राप्त हुआ तो दूसरे को 63% प्राप्त हुआ। यहाँ पर हारा जीती कितने परसेंट से हुई है, 13 से 7 गया तो 6 हो गया, 5 से 3 गया 2, यानी कि 100 का 26% से हारा जीती हुई है। जो मान कितना था 338 था, हमें 100 बराबर ही निकालना था, यानी कि 338 अपॉन में 26 गुणे में हो गया 100। तो इधर 13 दूनी 26 करेंगे, इधर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 13 चौक 72, 13 चौक 52 हो गया, 13 छक 78 हो गया, ठीक है। इधर करेंगे ये 13 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 1300। अगला सवाल, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 42% प्राप्त करता है, लेकिन 1400 अमान्य मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से इतने मतों से बहुमत से हार जाता है। अमान्य मतों का परसेंटेज क्या है भाई, देखो अगर हम लिखें टोटल की 42% तो दूसरे को 58 मिला होगा, अंतर कितने 16% की हारा जीती हुई है। लेकिन 3080 तो वो मतों से हार गया, जब 1400 अमान्य थे, हम तो इसको भी मिला ले रहे हैं, हम टोटल ये मान रहे हैं ना इतने मतों से हारा, यही तो 16% का मान था। अच्छा 4280, हमसे पूछा गया अमान्य मतों का परसेंटेज। अमान्य मत तो पता थे, लेकिन हमें टोटल मत भी तो चाहिए थे, तो 100 का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो 16 दूनी 32 हो गया, बचा 12, 16 अट्ठे 128, यानी कि 00, ये आ गए हमारे टोटल वोट आ गए। अब टोटल वोट मिल गए, 1400 तो अमान्य थे, बटे में 28, 1 2 3 इंटू में 100, ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, इधर 14 दूनी 28, यानी कि 5% आंसर। अगला सवाल, कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि वार्षिक जन्म दर इतने है और वार्षिक मृत्यु दर इतनी है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। देखो 12.7% हो रहा है और 2.7% कम हो जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 10% की वृद्धि हो रही। तो 125 123 हो गया, 10% का मतलब क्या हो गया 1 बटे में 10 हो गया, यानी कि 11 बटे में 10 गुणे में 11 बटे में 10 गुणे में 11 बटे में 10 हो गया। तो ये 3 जीरो चले गए, इधर करेंगे तो 1331 गुणे में हो गया 125, यानी कि 25 पंजे 125 करेंगे। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं तो 5 एकम 5 हो गया। देखो यहाँ पर 75 65 75 और 85 लिखा है, यानी कि हमें 3 अंक तक जाना पड़ेगा, तब हमें समझ में आ जाएगी कि चीज क्या चल रही है। यहाँ पर 25 एकम 25, यहाँ से लगा दो 25 तियां 75 और 2 77 हो गया, यहाँ से लगा 7 25 तियां 75, 75 में 7 अगर हम ऐड कर देंगे तो 82 हो गया, गुणे में 5 कर दो, 55 25 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया, यहाँ से लगा 3 5 दूनी 10 और 3 13, 3 7 5 कहीं दिख रहा है, आंसर लगा दो। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मतों के अमान्य होने के का निर्णय लिया गया। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 65% है। चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखो टोटल ये थे 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि इसमें से 65 ने मत डाले, 3% अमान्य हो गए, यानी कि बचे कितने 97% बचे। फिर एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 65% था, यानी कि इसका 65% था, जो किसके बराबर था 81965 के बराबर था। ठीक है, इसी का कैलकुलेशन करना था, टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो 13 पंजे 65 हो गया, इधर करेंगे तो 13 छक 78 हो गया, 3 बच गया, 13 तिया 39, 0 13 पंजे 65 हो गया। फिर करेंगे 13 पंजे 65 हो गया, इधर करेंगे 13 पंजे 65 ज्यादा, 13 चौकू 52 हो गया, 52 हो गया, यानी कि 110 बच गया, 13 ने में 117, 13 अट्ठे 104 हो गया, यानी कि 6 बचा, 13 पंजे 65, 5 से करेंगे तो 5 ने 45 हो गया, बचा 3 5 सत्ते 35 हो गया, 97 से 97 कैंसिल आउट, तो x बराबर में 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 5 हो गया, तो x बराबर में 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 हमारा आंसर आ चुका है। अगला सवाल,
पहले वर्ष के दौरान स्कूल की क्षमता में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इसमें 12% की कमी आई और तीसरे वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में इसकी संख्या लगभग इतनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर देखो लगभग की बात कर रहा है, यानी कि ये सवाल हो गया थोड़ा सा लेंदी। तो 112 बटे में 100 होगी, 12% की कमी का मतलब 88% हो गया, 10% की वृद्धि का मतलब 110 बटे में 100 बराबर हो गया 10842 हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 2 से कैंसिल आउट कर लेते, तो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, इधर करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। 0 से 0 अगर 11 से हम काटते हैं तो 11 चौक 44, 10 बच गया, 11 नहीं में 99, 3 बच गया। फिर इधर कर देंगे 11 दूनी 22, या तो 11 3 33 कर लो, 11 दूनी 22 कर लो, जिससे कैलकुलेशन आसान रहेगी। 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया। यानी कि x बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 इंटू में 1 2 3 4 5 अपॉन में हो गया 11 इंटू में 1 1 2 हो गया। इधर करेंगे 11 एकम 11 बचा 1 हो गया, फिर 11 एकम 11, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 1 1 2 3 4 5 बटे में 112। काटेंगे तो लगभग 10,000 के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अब लगभग में चल रहा है तो हम भी लगभग में लेके चले, नहीं तो आप कैलकुलेशन खुद से करना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कैलकुलेटिव सवाल है। अगला सवाल, राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा, डाले गए 5% वोट अवैध थे, राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, रवि को कुल वोटों का इतना प्राप्त हुआ, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतने अधिक प्राप्त हुए, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। हमने मान लिया कि टोटल 100 वोट थे, यहाँ पर लिखा हमने राजू और ये हो गया रवि और एक तरफ क्या हो गया अशोक हो गया। ठीक है, अगर हम ये राजू की बात लिखे तो राजू को कितने 30% मिले, रवि को कितने मिले 32, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते तो 5% तो अवैध, यानी कि टोटल 95% वोट पड़ने थे इनके सम के बाद, यानी कि 30 प्लस का 32 और इसमें कितना जोड़ा जाए कि 95 हो जाए भाई, तभी तो हमारा बन पाएगा। तो प्लस करेंगे ये 62 हो गया, 30 60 62 हो गया, तो 5 से 2 गया तो 3 हो गया, 9 से 6 गया 3, यानी कि 33 वोट किसको मिले अशोक को। इन दोनों में डिफरेंस 3 का हो गया, 3 बराबर में 5136 हो गया। हमसे पूछा गया डाले गए मतों की कुल संख्या बतानी थी, 5% वोट अवैध हो गए, यानी कि हमें 100 बराबर निकालना था। तो यहाँ से करेंगे तो 3 एकम 3 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 00 आंसर। अगला सवाल, चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया और 1100 मतों से चुनाव जीता। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। अब यहाँ पर इस सवाल को देखो, 100 टोटल माना, 8% ने वोट नहीं किया तो किया कितने 92% है। अब एक चीज छोटी सी हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये मानो भाई घर में बच्चों वाला खेल होता था, हमने कहा कि 10 वोट टोटल पड़ने हैं, आप 2 लोग हैं, आपका भाई है और आप हैं, यानी कि यहाँ पर भाई लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो। हमने आपसे ये कहा कि भाई को 2 वोट ज्यादा मिलते हैं, तो हमें एक चीज बता दो कि आप कैसे बता पाएंगे भाई को कितने वोट मिले और आपको कितने वोट मिले। 2 वोट भाई को ज्यादा मिले, आपने क्या किया इसमें से 2 माइनस किया टोटल वोट से, तो बचे कितने 8, इसमें से डिवाइड किया 2 चौकू 8, यानी कि भाई को भी 4 मिले आपको भी 4 मिले, भाई को जो 2 एक्स्ट्रा मिले वो 6 हो गए टोटल। समझ में आ गई बात, यानी कि अगर आप ये निकालना चाहते कि 2 वोट एक्स्ट्रा मिले भाई और आपको दोनों के वोट बराबर करने होते तो क्या करते, आप भाई के टोटल वोट में से 2 माइनस कर देते और बाद में क्या करते 10 माइनस का 2, यानी कि टोटल से 2 बटे में 2 कर देते, ये इक्वेट हो जाती। समझ में आ गई बात कि नहीं, सॉरी 6 माइनस का 2 होगा, तो ये भी 4 बन गया, ये भी 4 बन गया, बराबर हो गया। अब इसी को लेकर हमें आगे चलना है। यहाँ पर क्या हुआ 1100 वोटों से वो जीता था चुनाव, तो 1100 हमने माइनस कर दिया, बटे में 2 कर दिया, यानी कि ये दोनों को, यानी कि जैसे अगर भाई लिख लें और आप लिख लें, ये डिवाइड करेंगे तो दोनों को इक्वल वाले वोट आ गए। लेकिन भाई को टोटल वोट मिले कितने थे, इनको मिले थे 100 का 48%, यानी कि ये टोटल वोट आ गए भाई के। अब हमें ये टोटल मिल गया, यानी कि जो 6 आया था यही ये 48% बन गया, इसमें से एक्स्ट्रा वाले माइनस कर दिए थे तो इसके बराबर हो गया था, एक्स्ट्रा वाले माइनस कर देंगे, ये बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 92% माइनस का 1100, 96% और माइनस का 2200 हो गया। 96 और 92 का डिफरेंस 4% हो गया, बराबर में हो गया 1100। हमें क्या निकालना था, टोटल वोट निकालने थे, यानी कि 100% बराबर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 7 28, 4 पंजे 20, 00 आंसर। ठीक है, अब इस टाइप का एक सवाल और है, पहले उसको देख लेते हैं फिर 69 करते हैं।
हाँ ये रहा, देखो दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को इतने मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 12% ने वोट नहीं डाला, यानी कि 88% ने डाला। जितने से जीता वो माइनस कर दिया, बटे में 2 कर दिया। लेकिन कर तभी पाओगे जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। नहीं करोगे तो भैया आप मौज करो, अब मैं कुछ कर नहीं सकता बस। सॉरी, 44% माइनस 440 हो गया, बराबर में 68%, और माइनस का 2880 हो गया। 8 से 4 गया 4, 6 से 4 गया 2, 24% बराबर हो जाएगा 0, 4 4 2 से क्या 1। हमें निकालना था चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कि 88% लोगों ने वोट किए थे, इसी का मान निकालना था। यहाँ पर अगर हम देखते तो ये क्या गुना हो रहा था, 60 गुना, इसका भी 60 गुना, 6 48, 6 48, 4 52, आंसर आ गया। ठीक है, अब वही सवाल था बिल्कुल। अब देखो अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे कितनी जल्दी हो जाएगा। इसमें से भी स्टेप्स कटिंग हो सकती थी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्टेप्स कटिंग हो जाएंगी और बहुत जल्दी सवाल होगा। और इसको भाई देखो शिफ्टिंग मेथड से भी कराया जाता है, वो भी सेम चीज है, बस उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। लेकिन आप अगर समझ जाओगे एक बार में तो ये ज्यादा आसान है उसकी अपेक्षा। बाकी आपको जो अच्छा लगे उससे आप करें। अगला सवाल करते हैं 69। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार डाले गए वैध मतों का 42% प्राप्त करता है और इतने मतों से चुनाव हार जाता है। यदि इतने वोट अवैध घोषित किए गए और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितना परसेंट है। अब ये सवाल ऐसा है ना जो स्किप करने वाला होता है, जो टाइम बचता है तब किए जाते हैं। अब इसको आप अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना कैलकुलेटिव ये सवाल है। हमने मान लिया टोटल एक्स थे, 20% ने लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि 80% लोगों ने डाला। जितने भी पड़े इसमें से 82560 अवैध हो गए। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये टोटल वोट अगर 100% अगर हम मान लेते हैं तो एक को 52 मिले, एक को 58 मिले, यानी कि 16% से हारा जीती हुई है। यानी कि जो भी हमने 100% माना है उसका हम अगर 16% करते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा, 768,400। बात समझ में आ गई। अब इसको कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने से एक्स का ही मान नहीं निकालना, हमें अमान्य मतों का परसेंटेज निकालना। किसके संदर्भ में, डाले गए मतों का कितना परसेंटेज जिसने वोट नहीं डाला है। यानी कि हमें एक्स का 20% निकालना पड़ेगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां से करते हैं तो 16 चौकू 64 हो गया, 16 अट्ठे 128, 0 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 हो गया। यानी कि 48025000। इसमें हम जोड़ देंगे 6528, यानी कि 0 6 5 5 10, हाथ से लगा 1, 3 हो गया, 3 2 5 8 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। यानी कि x का 80% हमारे पास आ गया। तो ये 0 से 0 करेंगे, 8 से अगर हम काटते तो 8 छंग 48, 8 एकम 8 हो गया, और 8 अब तो भाग जाएगा नहीं, तो 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 पन्ना 40 कर देंगे। ठीक है, 10 बच गया, क्योंकि 8 छंग 48, हाँ 8 छंग 48, 2 बचा, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 भी अभी ऊपर जाएगा। तो ये x का मान आ गया। इसका हमें 20% निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी के संदर्भ में हमसे पूछा गया। तो 20 बटे में 100, तो 20 पंजे में 100 कर देंगे, इधर करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्के 30, 55 25 हो गया। ये हमारा आ गया टोटल जिन्होंने वोट नहीं डाले हैं। समझ में आ गई। यानी कि अब हमें क्या करना था, अवैध वोट, यानी कि ये हो गए 60, बटे में करना था 1221265 इंटू में 100 हो गया। यानी कि अब हम कुछ भी काटे पीटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम करेंगे भाग। ठीक है, तो 1221265 ऑप्शन का सारा लेंगे। देखो 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गया। अब नंबर यहाँ पर तो बराबर ही लिखे थे, यानी कि अगर हम इसमें 10 का गुणा करते तो ये बड़ा हो जाता, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये 9.8 समथिंग का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। अगर नहीं विश्वास है तो 9 का गुणा कर लो, जैसे ही 9 का गुणा करोगे तो ये बड़ा आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा ये आ जाएगा। देखो गुणा करके तो देखना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। इसमें अगर 6 का गुणा करते हैं, 6 पंजे 30, 6 चरंग 36 और 3 39 हो गया। फिर करेंगे 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, 6 कम 6 और 3 9 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 7 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 1 13, 6 कम 6 7 हो गया, 2 2 4 2 6 7 आया, और 73 ये देखो 82 से छोटा भी है, तो आंसर आ गया। अब इसी तरीके से अगर 9 का भी करोगे ना तो 12 ने में 108 हो जाएगा, जो कि नंबर 8 हो जाएंगे, इधर तो नंबर 7 ही थे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है,
तो आपको इसी तरीके से इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको कैलकुलेटिव सवाल तो मिलेंगे ही। ठीक है, चलिए फिर ये आपके 70 सवाल थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना कि इतने कैलकुलेटिव सवाल कैसे होंगे। हर शिफ्ट में 2 से 2 ही सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल बस, और बाकी तो इजी होते हैं ना। तो सिलेक्शन 22 क्वेश्चन करने वालों का भी होता है, तो इतना टेंशन नहीं लेना। लेकिन बेस्ट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे कैलकुलेटिव सवाल मिलेंगे ही, इजी भी मिलते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी कोई भी सजेशन हो कमेंट कीजिएगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।